हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BHDLA 138 हिंदी साहित्य विदित विधाय। इसमें हमारे 2 ब्लॉक हैं जो हमें पढ़ने हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। कहानी पूस की रात। ये जो कहानी है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें जो पॉइंट्स है वो हमें ये कवर करने हैं, जैसे कहानी कि पूस की रात कहानी मतलब है क्या, इसमें क्या क्या कहानी हमें बताई गई है। कहानी का सार है, संदर्भ साहित्य वाक्य है, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, परिवेश है, संरचना शिल्प है, प्रतिपादन, लास्ट में सारांश। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा ना प्रेमचंद के बारे में बताना चाहूँगी कि जो प्रेमचंद का जन्म है ना वो वाराणसी के पास में जो लम्हे गांव है वहाँ पे हुआ था 1880 में। उन्होंने बीए तक अपनी शिक्षा की है एंड उन्होंने जो आरंभ में जो भी उन्होंने लिखे थे, मतलब जो भी उन्होंने लेटर या फिर मतलब निबंध या फिर कविताएं या फिर कहानी वगैरह जो भी उन्होंने लिखे थे वो उर्दू में लिखना स्टार्ट किया था। बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा के उसमें ना बहुत सारी चीज़ें की हैं और उनका जो देहांत है वो 1936 में हुआ था। और अगर हम उनकी कहानी के बारे में जाने कि उन्होंने अपनी मतलब कहानी के बारे में जाने तो उन्होंने जो हिंदी कहानी में है ना उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत सारे नए मोड़ दिए हैं। उन्होंने ना पहले तो सामाजिक यथार्थ से मतलब समाज में जो जो चीज़ें चल रही होती है उनसे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कहानियों के द्वारा हमें बताई गई है। और उन्होंने ना कहानियों में जैसे जो भी उत्पीड़ित हो गया, शोषित जनता हो गई या उनका जो भी दुख होता है, उनका दर्द, वो सब उन्होंने अपनी वाणी अपनी शब्दों में उन्होंने अपने डाल के और हमें बताने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया था कि पहले उनका जो भी लेखन वो लिखते थे तो वो आदर्शवाद का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे उनका आदर्शवाद से है ना मोह भंग हो गया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने ही देखा कि यहाँ पे लोग है ना सिर्फ आदर्शवाद पे नहीं चलते हैं, यहाँ पे लोग है ना जो सच्चाई है ना हमें वो दिखानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी कहानियों में ना अपनी सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया कि समाज में एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या क्या लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है, उनके साथ कितना शोषित किया जाता है, किसानों के साथ कितना वे कितने ज़्यादा दुखी हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने लिखना। अब जैसे उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, कहानियां हैं, जैसे कफन हो गई, पूस की रात जो हम पढ़ने वाले हैं, शतरंज के खिलाड़ी, खा ठाकुर का कुआं, सत सतगति आदि, ये सारे उनके कुछ कहानियों के नाम। उपसंग भी उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं पूस की रात कहानी। पूस की रात कहानी है ना ये किसान जीवन से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि एक किसान को कितनी सारी परेशानियों से मतलब गुजरना पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा कर्ज़ लेना पड़ता है और उस कर्ज़ के देखा जाए ना तो वो इसके कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, उसी में वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस तरीके से किसान का जीवन होता है। तो हम इसका सारांश पे चलते हैं। अगर हम कहानी का सार पढ़े तो इसमें पहले मैं आपको ना बता देती हूँ इसमें कौन कौन कैरेक्टर है। पहला तो हल्को जो एक किसान है, उसकी वाइफ है मुन्नी एंड उसका एक पालतू कुत्ता है जबरा। और वहाँ पे एक और है लास्ट में जो सहना। सहना वो होता है जो जिससे हल्को ना वहाँ उसके ना कर्ज लेता है, जिसे हम ऋण बोलते हैं। अगर हम पूस की रात कहानी को हम देखें तो ये एक ना गांव की कहानी है। इसमें ना हल्कू एक ना मामूली किसान है, उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है जिस पे वो खेती करके अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन उससे जो भी मतलब खेती मतलब खेती करने के बाद जो आय आती है, मतलब जो पैसे आते हैं वो ऋण चुकाने में चले जाते हैं। ऋण मतलब जो कर्ज उसने ले रखा होता है। तो सर्दियों में क्या होता है कि उसको ना कंबल खरीदने के लिए उसने और उसके वाइफ ने बहुत मुश्किल से ना इकट्ठे किए थे 3 रुपये।
पर होता क्या है कि जैसे वो सुबह का टाइम होता है, तो सुबह ना वो जो वो होता है ना सहना, वो ना उनके घर पे आता है और वो बोलता है कि उसको कर्ज, जो उसने कर्ज लिया था उसके वो पैसे चाहिए। तो वो पहले तो मना कर देता है, बट उसने बाद में सोचा कि अब अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मेरे को बहुत गालियाँ देगा, जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ पे मेरे को ताना देगा। तो उस चक्कर में उसने ना अपनी वाइफ को, हल्कू ने अपनी वाइफ को मुन्नी को बोला कि जो वो 3 रुपए रखे थे वो मुझे दे दो, सहना आया उसको, मैं उसको देने हैं। तो उसकी वाइफ मुन्नी वो मना कर देती है पैसे देने से, पर फिर भी हल्कू ज़िद करता है और फिर मुन्नी आखिर में हार मान के उसको पैसे दे देती है और वो उसको दे देता है। तो ये था स्टार्टिंग का एक पार्ट। ठीक है। हल्कू फिर उसके बाद है ना रात को अपनी फसल की देखभाल के लिए जाता है। ठीक है। और उसके साथ उसका पालतू जो कुत्ता होता है जबरा, वो भी उसके साथ जाता है। तो वहाँ पे बहुत मतलब बहुत अंधेरा और अकेलापन होता है, लेकिन उसके अकेलेपन में ना जो उसका कुत्ता जबरा होता है वो उसके साथ होता है। और उस टाइम पे बहुत पोष का महीना होता है, मतलब बहुत ठंडी हवा बह रही होती है। तो हल्कू के पास वही एक चादर होती है जो वो भी फटी फुटी होती है। तो तब उसके साथ, जब उसके साथ उसका कुत्ता होता है तो वो उसके साथ अपने मन बहलाने की कोशिश करता है, कि उससे बातें करता है। उससे उसे लगता है कि ठंड से तो राहत नहीं मिलेगी, बट अपना मन बहलाने के लिए यही ठीक है। तो तब वो क्या करता है, एक चीज़ और करता है, वहाँ के उनके खेत के पास है ना जो आम का बगीचा होता है, वहाँ से ना वो जो वो पत्ते होते हैं ना उनको इकट्ठे करके ना एक अलावा जला लेता है। और उस अलावा जलाने के बाद है ना उसका शरीर है ना थोड़ी गर्म राहत, उसको गर्म राहत मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बुझ जाने पर भी ना वो चादर ओढ़े ना बैठा ही रहता है। पर उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे ना खेत में ना नील गाय घुस जाती है। और जबर है ना उसको पता चल जाता है, वो भौंकने लगता है और हल्कू को भी लगता है ऐसा कि मतलब नील गाय आ गई है, लेकिन वो फिर भी बैठा रहता है। नील गाय ना पूरा खेत चर जाती है और तब भी हल्कू है ना उठता नहीं है, और वो उस ठंड के उसमें ना सिर्फ चादर ओढ़ के ना लोटा ही रहता है। फिर सुबह होती है और उसकी पत्नी उसे आके जगाती है और बताती है कि सारी फसल है ना जो नष्ट हो चुकी है। अब वो कहती है कि अब हमें ना मजदूरी करके, मतलब जो उन्होंने कर्ज लिया है वो चुकाना पड़ेगा। पर हल्कू उस पे ना खुश होके बोलता है कि अच्छा है ना, इससे मतलब ठंड में यहाँ तो नहीं सोना पड़ेगा। तो वहीं पे ही हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर इस कहानी का छोटा सा निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ना इतना बताया गया है कि किसान जब भी मतलब उनको इतनी उनके ऊपर मुश्किलें आती है कि वो उस सारी परेशानियों से ना परेशान हो जाता है। अब जैसे देख सकते हो कि हल्कू इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने अपने खेत नष्ट होने की भी दुख नहीं मनाया, क्योंकि उसको पता था अगर खेत अगर रह भी जाता है तो उसका जो भी आएगा वो उसको मालगुजारी में चुकाना पड़ेगा, और अपने घर घर का खर्चा चलाने के लिए उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो किस लिए बचाए, किसके लिए बचाए? तो इसलिए वो अपने खेत को बचाता ही नहीं है। अब आता है संदर्भ सहित वाक्य। अब जैसे पहला वाक्य है, अगर हम पहला संदर्भ देखो तो यहाँ पे बताया है, जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतना ही प्रतता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहट न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के साथ सब द्वार खोल दी हैं और उसका एक एक अंशु प्रकाश से चमक रहा था। ये एक उदाहरण है जिसका हमें संदर्भ वाक्य करना है। अब संदर्भ, तो पहले तो हमें संदर्भ समझना है कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ ये होता है कि जब भी आपको जो भी ऊपर लाइंस दी हुई थी वो कौन सी का मतलब कौन से चैप्टर की है, किसने लिखी है और वो कहाँ से लिखी गई है। मतलब इस कहानी मतलब 4-5 लाइन से आपको कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें जो ऊपर वाली लाइन दी हुई थी उसका व्याख्या लिखना होता है। अब ये जो लाइंस दी हुई है इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना वो वाला मोमेंट के बारे में बात हो रही है जब हल्कू और जबरा साथ में बैठे होते हैं और अपना मन बहलाने की, मतलब हल्कू अपना मन बहलाने की कोशिश करता है अपने पालतू कुत्ते के साथ, जबरा के साथ। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रहा है कि वो इतने ठंड अंधेरे में अकेलेपन में उसका साथ सिर्फ एक ही देता है, जबरा। उससे उसी के साथ वो ऊंचे नीचे बैठ के वो मतलब सारी बातें वातें करता है। इसमें इसने ना हल्कू ने ना वहाँ उस टाइम पे ना एक होता है ना कि
जो ऊंच नीच वो जो चीज़ें हम मानते हैं उसको उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया था। जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते, जैसे हम अपने मित्र से मिलते हैं और उससे हम बातें करते हैं, हम गले लगाते हैं, वो सारी चीज़ें वो जबरा के साथ कर रहा था। तो ये था यहाँ पे। और फिर उसके बाद विशेष लिखना है कि आपने इस कहानी से क्या क्या समझा, वो जो इसमें जो लाइंस दी हुई थी वो सारी चीज़ें लिखनी है। अब सेकंड दूसरा जो उदाहरण है वो ये है, मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। ये जो लाइन है ना, ये मुनीन ने कही है, मतलब हल्को के जो वाइफ है मुनीन, उन्होंने बोला कि कमाए तो हम और लेकिन मज़े दूसरे लूटे। जो अपना वो खेती करते हैं और मजदूरी करके जो पैसा वो कमाते हैं वो सारा तो वो म, जो सहना होता है वो ले जाता है, तो मज़े तो वो लूट रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर हम इसको भी समझा देती हूँ मैं। जैसे ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसे खेती से बाज आए। इन्होंने ये वाली जो लाइन्स है ना, ये भी मुन्नी ने ही कही है। मुन्नी ने बोला था कि वो अपनी वो अपने हस्बैंड क्या नाम था, हल्को, हाँ हल्को को बोल रहे थे कि ना जाने मतलब कितना ज़्यादा ये बाकी है जो किसी तरह चूकने ही नहीं आता है। मतलब जो उन्होंने ऋण लिया था, मतलब जो उन्होंने लोन लिया था, वो किसी तरह चूकने ख़त्म ही नहीं होता है। जब उन्होंने एक बार ले लिया उसके बाद तो उनका वो चलता ही जाता है, क्योंकि जो सहना होते हैं वो ना इनको ना छुटकारा देते ही नहीं है। एक तो इनको किसानों को ना पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, तो उनका ना फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का कि ना अभी तो ये बाकी, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, तो वो ये चीज़ों से ना उनको ना कभी छुटकारा ही नहीं देते हैं। और वो ये कहना चाह रही होती है मुन्नी अपने हस्बैंड तो कि क्यों नहीं तुम खेती छोड़ देते, मजदूरी अगर खेती करते हो तो भी आप तुम्हें जो भी उपज आता है वो सारा उसको दे देते हो, और नहीं मिला तो छुट्टी। और जो भी हम पूरा वो करते हैं, हम पूरी मेहनत करके वो करते हैं, वो सारा तो उन लोगों को चला जाता है। बाकी तो वो बोलते हैं कि ये इसी को चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। और तो ऐसे खेती से फ़ायदा क्या, मतलब पेट भरने के लिए तो तुम्हें मजदूरी करनी पड़ती है, तो फिर खेत में काम करने का फ़ायदा ही क्या है, जब मजदूरी करके ही पैसे कमाने हैं तो पेट भरना है तो वो ये चीज़ कह रही होती है। उसके बाद आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब ये होता है कि कहानी में कौन कौन सी कथाएं हुई है, मतलब कौन कौन से घटनाएं हुए हैं, कौन कौन से पात्र ऐसे हुए हैं जो हमें पढ़ने। अब जैसे अगर हम कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ होती है ना वो परिवेश से होती है। तो इसमें क्या, कथा के अनुसार अगर हम देखें तो कथा वस्तु का स्वरूप बनता है, उसी के अनुसार है ना कई सारी घटनाएं बनती हैं, कभी चरित्र, कभी परिवेश या भी वातावरण। इस कहानी में अगर हम देखें तो इसमें घटनाएं इतनी ज़्यादा नहीं है, और ना ही इसमें मतलब किसी परिवेश का चित्रण किया गया है कि ये परिवेश है वो है। इसमें ना कैरेक्टर भी बहुत कम है, बस 4 ही लोग हैं। इस कहानी की विशेषता बस ये है कि इसमें ना घटना बहुत विकास है, घटना के बारे में बहुत ज़्यादा बताया, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आगे आप इतना लिखने के बाद आप आगे ना जो भी आपने कहानी से समझा, कहानी कैसे शुरू होती है, फिर क्या क्या होता है, आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मुनीम की किसान जो वाक्य बोला था, तब मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। आप कुछ कुछ जो आपको वाक्य याद होते हैं तो आप उन लाइनें को लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में हमारे 4 पात्र होते हैं जिनके मैंने बताया। हल्को किसान होता है, उसकी पत्नी मुन्नीन, और सैना जो कर्ज वसूलने आता है, और हल्को का पालतू कुत्ता जबरा। तो आप इन चारों कैरेक्टर्स को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उनको लिख सकते हो, उनके बारे में आपने क्या क्या है, और कहानी कौन सा कब आता है, कौन से पहले आता है फिर बाद में आता है, फिर कौन सा कैरेक्टर कब आता है, ये सारी चीज़ें आप चरित्र चित्रण में लिख सकते हो। उसके बाद आता है प्रतिपाद।
प्रतिपाद क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि जो भी रचना लेखक किसी भी मतलब जब कोई भी लेखक है वो तभी कुछ ना कुछ रचना करता है जब उसको किसी ना किसी चीज़ से उसके प्रेरित मिलती है, मतलब उसको ये मिलता है कि इससे ना कुछ उद्देश्य मिल सकता है, तो तभी उन्होंने ये कहानी लिखी थी। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें किसान की पीड़ा जो उनको मिलती है उसके बारे में दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने लिखा। यह मतलब चौथे दशक के दौरान लिखी गई थी, जब उस समय भारत पराधीन था और यहाँ जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, और यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे किसान मजदूर जनता से। अब जैसे देख सकते हैं, किसान सिर्फ देश के लिए स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, साथ ही साथ किसान जो ये कर्ज लेने वालों के लिए इन सब चीज़ों से भी वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे। उस समय हम जानते हैं कि उस समय पहले ना जमींदारी प्रथा थी, और ज़मीन पे ही सब काम करते थे, और वहाँ से अगर उनको कुछ नहीं मिलता था तो फिर वो लोन लेते थे, और फिर वो लोन चुकाने में उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती थी। सिर्फ 3 रुपये, और उसने वो 3 रुपये भी अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 3 रुपये के ऊपर बात हुई है, चूँकि 3 रुपये उसने अपने कंबल खरीदने के लिए रखे थे। चूँकि उनका कंबल जो था वो बिल्कुल ही फटा हुआ था, उसमें ना छेद निकले हुए थे, इसलिए वो उसको ओढ़ नहीं पाता था रात को। और वो जो 3 रुपये होते हैं वो भी महाजन ले जाता है। तो आप इसमें कहानी से रिलेटेड आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रेमचंद के बारे में थोड़ा लिखना चाहते हो और, तो इसमें लिख सकते हो प्रतिपाद में कि प्रेमचंद एक गांव से था, उसने कई सारे उपन्यासों कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद का जीवन जो है महान क्षेत्र में जाना जाता है। उन्होंने ना किसानों की कई सारी रचनाएं की हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रही है। और इनका ना और उनकी रचनाओं में ना हमेशा किसानों के लिए ना बहुत ज़्यादा सहानुभूति रही है कि वो कितने मेहनत करते हैं और वो कितने सहानुभूति होते हैं, और फिर भी उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। उन्होंने जैसे आरंभ में प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में कई सारे आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में उसको हटा दिया, उन्होंने यथार्थवाद यूज़ करने लग गए। यथार्थवाद ये होता है कि जहाँ पे वो जो जैसा चल रहा होता है उसको वैसे ही पेश करते हैं, उसका कोई हल नहीं देते, क्योंकि उनको पता है इसका कोई हल नहीं है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, कहानी पूस की रात। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। अगर हम इसका थोड़ा सा सारांश देखें तो इसमें हमें पूस की रात कहानी की कथा वस्तु बताई गई है कि किसान से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, हल्को कितना गरीब होता है, कर्ज से दबा होता है, और लगातार शोषण में उसका किसानी से विश्वास ही उठ जाता है। लास्ट में जैसे हमने देखा कि उसने अपनी खेत को भी बचाने की कोशिश नहीं की, उसको जबकि पता था कि वो नीलगाय घुस चुकी है, उसके बाद भी उसने उसको नहीं बचाया। एंड उसके बाद हल्को की जो कहानी है वो नायक है, जैसे हम देख सकते हैं कि वो गरीबी से कितना समझदार, मतलब वह गरीब तो है लेकिन वो समझदार भी उतना ही है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। पूस की कहानी की रात अगर हम देख सकते हैं कि इसकी जो शैली है वो यथार्थवादी है, जिसमें बोलचाल भी एक संवाद की तरह है, और इस कहानी में संरचना शिल्प की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं जैसे हम। और ये पूस की रात यथार्थवादी ही कहानी ही है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए कि इनके क्वेश्चंस भी हम एक्सप्लेन करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।